नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग फीवर में। मैं शोभित। आज मैं आपको बच्चों कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। ये एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। बाकी कि आप और भी एग्ज़ाम्स को देखते होगे तो वहाँ पर भी ये बहुत देखने को मिलता है। जैसे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, एसआई का एग्ज़ाम हो गया, कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बच्चों को ये टफ भी लगता है। आइए इसका आज हम बेसिक से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आपको फॉर्मूला वगैरह भी दिखाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई तरीके से होते हैं। कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले से हो जाते हैं, बेसिक से नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस बेसिक से करना आसान होता है, फॉर्मूले से नहीं। तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं हम लोग इसका। तो सबसे पहले तो बच्चों एक बात समझना, यहाँ पर जो ये कैलेंडर की स्पेलिंग होती है ये क्या होती है? CALENDAR। कई टीचर, कई लोग, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कैलेंडर की स्पेलिंग ही गलत लिखते हैं और पूरा कैलेंडर पढ़ा जाते हैं। तो इन बातों को समझना, कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? CALENDAR। कैलेंडर को हिंदी में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंचांग। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बेसिक सी बात करें, वैसे तो क्वेश्चंस कितने भी तरीके से बना सकते हैं, पहले तो बेसिक जान लेंगे। तो बेसिक से यहाँ पे बेसिकली थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है बच्चे, आपसे किसी भी ईयर के, किसी भी मंथ की, किसी भी डेट को एग्जैक्टली वही दिन निकालने को बोलता है जो एक्चुअल में कैलेंडर में होता है। जैसे कि आपसे कोई कह दे कि सर बताइए 16 नवंबर 1942 को कौन सा दिन था, आप बिना कैलेंडर देखे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इन बातों को हम आपको बेसिक से भी निकालना सिखाएंगे, फॉर्मूले से भी सिखाएंगे, हर एक बात को सिखाएंगे। आप बस वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को जरूर देखिए। सेकंड क्या होता है, किसी के बेस पे आपसे बात कर ले। जैसे कि आपसे कहते हैं कि सर यदि इफ 10 अगस्त 1952 को दिन था संडे का, हो या ना हो, संडे का दिन हो या ना हो, यदि इन्होंने संडे बोला तो आपको भी संडे मानना है। यदि 10 अगस्त 1952 को दिन था रविवार का, तो आपसे कह रहा है कि सर इस बिहाफ पे बताइए कि 15 1956 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप इस बात को भी इजीली निकाल सकते हो। आगे हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या आते हैं, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ये हमारा जो कैलेंडर होता है, ये कैलेंडर पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट करता है। ये कैलेंडर कभी खराब नहीं होता, लेकिन ये इतने सालों के बाद रिपीट करता है कि लोग इनको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ये मेनली थ्री टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं बेसिक की तरफ। बच्चों कैलेंडर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक टर्म से वाकिफ हो जाएं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, ऑड डेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑड का मतलब हम सारे लोग समझते हैं, आपने इवन ऑड सुना होगा। ऑड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विषम दिन। नहीं तो बच्चों इसका एक नाम और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक दिन। विषम दिन बोल लो, या तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अधिक दिन बोल सकते हैं। अब देखो बच्चे, नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो गई, नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो गई। अधिक दिन, अधिक का मतलब जो अधिक हो जाए। कैसे अधिक हो जाए, कहने का मतलब बच्चे इतना सा ही है कि नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या को, नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या को 7 के ग्रुप में डिवाइड करो, और ऐसे दिन जो कि 7 के ग्रुप में ना आ पाए वो क्या हो जाएंगे, अधिक दिन हो जाएंगे। जैसे अभी हम बात को नहीं समझे, जैसे कि हम आपसे बात करें कि सर बताइए 15 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। तो 15 डेज में ऑड डेज निकालना है, 7 के ग्रुप देखें तो 7 के कितने ग्रुप मिल जाएंगे, 2 ग्रुप मिल जाएंगे 7 दिनों के। तो 14 दिन तो ये हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा रह गया जो कि 7 के ग्रुप में नहीं आ पाया, वो हमारे लिए क्या बन गया, ऑड डेज बन गया, वो हमारे लिए क्या हो गया, अधिक दिन हो गया। बात समझ गए होंगे शायद हम लोग। और 7 के ग्रुप में ही क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमारे पास एक सप्ताह में, एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 दिनों के बाद फिर से वही दिन रिपीट करने लग जाता है। इसीलिए हम इसको किसके ग्रुप में तोड़ते हैं, 7 के ग्रुप में ब्रेक करते हैं। नंबर ऑफ डेज को 7 के ग्रुप में डिवाइड करिए, ऐसे दिन जो कि 7 के ग्रुप में नहीं आ पाते वो हमारे लिए क्या बन जाता है, ऑड डेज बन जाता है। जैसे कि हम आपसे बात करें कि बच्चे बताना 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, 100 डेज में। अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करिए ना, 7 का डिवीजन कर लो, 7 का डिवीजन कर लो, किस में डिवीजन कर लो, 100 में। आइए डिवाइड करते हैं, क्या कितने टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया बेटा 3, ये कितना हो गया 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा 2।
अब आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, कैसे? 7 7 के कितने ग्रुप हो गए? 14 ग्रुप, 14 7 जा 98, कितने कितने बचे? 2 दिन, जो कि क्या हो गए? 7 के ग्रुप में नहीं आए, वो हमारे पास क्या हो गया? ऑड डेज। आप यहाँ पे एक बात समझ सकते हो, सिंपल सी बात, जब भी ऑड डेज निकालना है तो 7 का डिवीजन करना है, किस में करना है? नंबर ऑफ डेज में करना है। 7 का डिवीजन किस में करेंगे बच्चे? नंबर ऑफ डेज में, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपना क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ से एक बात समझ गए हम लोग बच्चे, जब भी ऑड डेज निकालना है, विषम दिन निकालना है, अधिक दिन निकालना है, तो हमको क्या करना है? 7 का डिवीजन करना है, किस में करना है? नंबर ऑफ डेज में, दिनों की संख्या में। और ऐसे, और दिनों की संख्या में जब डिवीजन करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारे लिए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से बच्चे देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कहेगा सर, यदि आज दिन है ट्यूसडे का, आज ट्यूसडे का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, तो बताइए, तो पता कीजिए कि आज से 100 दिनों के बाद, आफ्टर 100 डेज, कौन सा दिन होगा? और आपसे कह देगा कि बताइए कि आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन था। अब बताओ बच्चे, आप लोग इसमें फंस जाते हो। 100 दिन बाद की बात कर रहा है, 100 दिन पहले की, तो क्या 100 दिन आगे जाओगे? 100 दिन बढ़ेंगे? बेटा शाम हो जाएगी गिनते गिनते। एक काम करते हैं, आपको 100 डेज की बात कर रहा है, आप एक काम करो, आप 100 दिन आगे बढ़ लो, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन 100 डेज में, इन 100 डेज में मैं ऑड डेज निकाल लूंगा। 100 डेज में कितने ऑड डेज आए थे बेटा? 2 ऑड डे आए थे। अरे आए थे कि नहीं आए थे? तुम 100 दिन आगे बढ़ जाओ और मैं कितने दिन आगे बढ़ जाऊंगा? मैं 2 दिन आगे बढ़ जाऊंगा। दोनों लोग सेम डे मिलेंगे। आइए ट्यूसडे से 2 दिन आगे बढ़े, एक दिन आगे क्या होगा? वेडनेसडे, और 2 दिन आगे यहाँ पे क्या मिलेगा? थर्सडे। बात समझे कि नहीं समझे? कितना आसान सा सवाल है। आपसे मैंने क्या पूछा कि सर यदि आज दिन है ट्यूसडे का, तो बताइए आज से 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? थर्सडे। आज से 100 दिन पहले, 100 दिन पहले का मतलब 100 दिनों में कितने ऑड डेज आ गए? 2 ऑड डेज, तो 2 दिन पहले निकल जाए, एक दिन ट्यूसडे से एक दिन पहले मंडे, और 2 दिन पहले यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। कितने भी दिन आपसे कह दे बच्चे, आपसे कितने भी दिन कह दे, आप उसमें ऑड डेज निकाल देना। ऑड डेज कैसे निकालोगे? 7 का डिवीजन करना, नंबर ऑफ डेज में, दिनों की संख्या में 7 का भाग देना, जो भी शेषफल आता है, जो भी रिमाइंडर आता है, वो हमारे लिए सही जवाब होता है। बात समझ गए होगे? ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं बच्चे। बच्चे हम बात करें यहाँ पर आपसे ईयर की, वर्ष की बात करें, तो आप सारे लोग जानते हो सर हमारे पास 2 तरह के ईयर होते हैं, 2 तरह के वर्ष देखने को मिलते हैं। एक तो क्या होता है? जनरल ईयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल ईयर, सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, कुछ भी कह दो, सारी बातें सेम है। एक हमारे लिए होता है जनरल ईयर, और दूसरा हमारे लिए क्या होता है? लीप ईयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्ष। दोनों में अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है बच्चों? जो ये जनरल ईयर होता है, एक जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। एक जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं। और आप लोग समझते हो कि सर एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। एक जनरल ईयर में 365 दिन, एक लीप ईयर में कितने दिन हो गए? 366 दिन। यहाँ से हम इन एक जनरल ईयर में भी ऑड डेज निकाल सकते हैं और एक लीप ईयर में भी हम लोग ऑड डेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए निकालते हैं। अच्छा, एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे बच्चे? थोड़ा सा सोचो, आप लोग भी सोचो। एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? तो हम क्या करेंगे? 7 का भाग दे देंगे। कितने में दे देंगे? 365 में भाग दे देंगे। 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना आया? 1 15, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज हो गए? एक ऑड डे। अगर हम बात करें एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे? 2 ऑड डेज। यहाँ से इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे तक के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जनरल ईयर में एक ऑड डेज और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। अब हम बात करें बच्चे, ये लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं? तो आप लोग कई तरह के डेफिनेशन देते हो कि सर लीप ईयर क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं वो लीप ईयर होता है। ऐसा वर्ष जो कि 4 से डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर होता है। ये बात आप लोग कहते हो। आप लोग कहते हो सर जो 4 सालों में एक बार आए वो लीप ईयर होता है। ये सारी बातें आप लोग बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सर आप लोग जो बातों को कहते हो वो बातें इनकम्प्लीट सी हैं। अब ये बातें इनकम्प्लीट क्यों हैं? अब मैं आपको बताता हूँ लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं। बच्चे हमने एक काम किया,
हमने काम किया कि ईयर को, वर्ष को 2 भागों में ब्रेक किया। हम आपको लीप ईयर की पहचान करना सिखा रहे हैं। ईयर को दो भागों में ब्रेक किया। एक तो मैंने यहाँ पर लिखा सेंचुरी ईयर, सेंचुरी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष। और दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नॉन सेंचुरी ईयर, जो कि शताब्दी वर्ष नहीं है। अभी मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ सेंचुरी का मतलब क्या होता है। सेंचुरी का मतलब शताब्दी वर्ष, शताब्दी का मतलब जैसे कि मैंने ये लिखा 500, क्या ये एक सेंचुरी है? हाँ है, 5वीं शताब्दी है, पीछे 2 जीरो लगे। मैंने आपसे कह दिया 5000, क्या ये एक सेंचुरी है? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, जी हाँ है, ये भी एक सेंचुरी है। कौन शताब्दी है? 50वीं शताब्दी है। मैं आपसे कह दूं 50,000, क्या ये एक सेंचुरी है? कि बिल्कुल है एक सेंचुरी। ये कौन शताब्दी है? 500वीं शताब्दी है। तो कहने का मतलब सेंचुरी की पहचान कैसे करेंगे? यदि लास्ट में, यदि अंत में 2 जीरो नजर आ रहे हैं, यदि लास्ट में 2 जीरो नजर आ रहे हैं तो वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है। और लास्ट में 2 जीरो नजर नहीं आ रहे तो वो एक नॉन सेंचुरी ईयर है। अगर कोई भी सेंचुरी ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल होगा तब तो वो लीप ईयर होगा। और यदि कोई भी नॉन सेंचुरी है वो 4 से डिविजिबल होगा तो वो एक लीप ईयर होगा। बात मेरी आप लोग शायद समझ गए होंगे। अगर कोई भी शताब्दी वर्ष है तो उसको कितने से डिविजिबल होना है? 400 से। और कोई भी नॉन सेंचुरी है तो कितने से डिविजिबल होना है? 4 से। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि बताइए सर, सन 1700 क्या एक सेंचुरी है कि, क्या ये एक लीप ईयर है कि नहीं? हम ये पता कर रहे हैं 1700 लीप ईयर है कि नहीं, हमको इस बात का पता करना है। तो सबसे पहले क्या देखो कि सर ये एक सेंचुरी है कि नॉन सेंचुरी। पीछे डबल जीरो लगा है तो ये तो क्या हो गई है, सेंचुरी हो गई। सेंचुरी हो गई तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 4 का कि 400 का? 400 का डिवीजन करेंगे तो चलिए 400 का भाग करोगे तो 1700 में 400 का भाग नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। मैंने आपसे कहा सर बताइए सन 1802 ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? 1802 सेंचुरी है कि नॉन सेंचुरी है? ये क्या है, नॉन सेंचुरी, क्योंकि पीछे डबल जीरो तो नजर आ नहीं रहे। कितने से डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। तो क्या 4 का भाग पूरी संख्या में दोगे? अरे 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, यदि किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होती है। क्या 02 में 4 का डिवीजन जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी एक लीप ईयर नहीं है। मैं आपसे कहूं सर बताइए 1992 1992 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? तो चलिए पता करें, ये सेंचुरी है कि नॉन सेंचुरी? नॉन सेंचुरी है, क्योंकि पीछे डबल जीरो तो है नहीं। नॉन सेंचुरी है तो कितने से भाग देते हैं? नॉन सेंचुरी में कितने का भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। आइए 4 का भाग दें तो क्या लास्ट की 2 डिजिट में दे के देखें 4 का भाग जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। मैं आपसे कहूँ कि सर बताइए 2000 सेंचुरी ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर? तो पहले तो पता करो सेंचुरी की नॉन सेंचुरी। सेंचुरी है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट क्या है, डबल जीरो है। कितने का भाग देंगे? 400 का। 400 का भाग 2000 में चला जाएगा, चला जाएगा, ये क्या हो गया, लीप ईयर। आई थिंक कि आप लोग लीप ईयर की पहचान करना सीख गए होंगे कि अगर पहले तो लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे, पहले तो किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या दी है, कोई भी नंबर दिया, आप पहले ये चेक करो कि वो सेंचुरी है कि नॉन सेंचुरी। सेंचुरी है तो उसको 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होना पड़ेगा, पूर्णतया विभाजित होना पड़ेगा। और नॉन सेंचुरी है तो कितने से डिविजिबल होना पड़ेगा? 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, कंप्लीटली डिविजिबल, तभी वो क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक छोटा सा सवाल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था मैं उसको चेंज करके लिख रहा हूँ। ये एसआई का क्वेश्चन है, एसआई के एग्जाम का। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि सन 1851 से लेकर के, सन 1851 से लेकर के सन 2049 के बीच में, के मध्य कितने लीप ईयर होंगे? 1851 से 2049 के बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? अब आप बेसिक से काउंट करोगे यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो बच्चे इस सवाल को सॉल्व कैसे करना था। इस सवाल को मैंने थोड़ा सा बिगाड़ के आपसे पूछा है, जबकि जो रियल क्वेश्चन था मैं अभी आपको अभी बता देता हूँ क्या रियल क्वेश्चन था। रियल क्वेश्चन ये था कि सन 1850 से लेकर के सन 2050 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा? खुद ही सोच लो। 1850 तो लीप ईयर है नहीं,
1851, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। 2050 तो लीप ईयर है नहीं ना, 2049 तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब दोनों पे आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं करने का तरीका क्या है। 1851 चाहे 1850 से चलो, सबसे पहला लीप ईयर क्या मिलेगा, 1850 तो लीप ईयर है नहीं, 1851 भी नहीं है, 1852 ये फर्स्ट लीप ईयर मिलेगा अगर हम 1850 से आगे बढ़े। 4 साल के बाद लीप ईयर मिलेगा, क्या मिलेगा, 1856, फिर 4 साल बाद मिलेगा 1860, फिर 4 साल बाद मिलेगा 1864। ऐसे कहाँ तक जाना है, सबसे लास्ट लीप ईयर कौन सा मिलेगा, 2050 तो लीप ईयर है नहीं, 2049 भी नहीं है, 2048 कहाँ तक जाना है, 2048 तक जाना है, 2048 तक जाना है। आइए देखो बच्चों, ये एक सीरीज लिख रखी है, ये एक सीरीज लिख रखी है, आपने बचपन में एपी पढ़ी थी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। आइए यहाँ पे पता करें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला जाना था बचपन में, क्या, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे Tn क्या है, nth टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, कितने टोटल टर्म्स पढ़ने वाले हैं। चलिए nth टर्म कितना है, nth टर्म क्या है बेटा, 2048, फर्स्ट टर्म क्या है, 1852 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का, सब में 4 4 का डिफरेंस है। आइए n की वैल्यू निकालें, इसको इस तरफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 2 6, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 1 माइनस 1 0, 196। यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 4, 4 से डिवीजन करें, 4 4 जा 16, 4 9 जा 38, n इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया, n इक्वल टू 50। क्या ये आंसर होगा, नहीं बच्चे। अभी एक बात समझो, 1850 से 2050 के बीच में कुछ सेंचुरी भी तो पड़ेंगी, कुछ सेंचुरी पड़ेंगी, कौन कौन सी सेंचुरी पड़ेगी, एक तो 1900 पड़ेगी और एक 2000 पड़ेगी। ये दोनों की दोनों इसमें काउंट हो चुकी है 50 में, क्योंकि सारे के सारे 4 4 के डिफरेंस में पढ़ रहे होंगे, सारे के सारे 4 4 के डिफरेंस में पढ़ रहे होंगे, दोनों की दोनों काउंट है। तो 2000 तो सेंचुरी होती है, लीप ईयर होता है, 2000 तो लीप ईयर है क्योंकि सेंचुरी ईयर है, 400 से डिविजिबल है। क्या 1900 400 से डिविजिबल है, नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1900 हमारा 50 में काउंट हो गया, इसीलिए एक नंबर हम माइनस कर देंगे, कौन सा, 1900, कितने होंगे, 49 लीप ईयर्स आएंगे। कितने लीप ईयर्स आएंगे, 49। बात समझना बच्चे, इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना था, लोगों ने तुक्के में आंसर भले सही लगा दिया हो, लेकिन करने का मेथड यही है। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ होगे। अगर बच्चों आपको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी का ही नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे। और एक बात और बच्चों की, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। चलिए, थैंक यू।